900 रुपए की डिस्क, हाँ। पैड नहीं डिस्क। इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी ब्रेक पैडल जिडरिंग की, मतलब ब्रेक में प्रेस कर रहा था गाड़ी ऐसे ऐसे हो रही थी, हाँ, जो कि तेरी ऑल्ट्रोज में मेरी भी आई अल्ट्रोज थी। में था वो। हाँ। गाड़ी गड्ढे में जाती है ना तो स्टिफ नहीं फील होती, ठीक, बट पता नहीं क्यों ये गड्ढे अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाती। झूलती तो है थोड़ी बहुत, अगर मैं 80-90 की सीट झटके से मारूंगा तो झूलेगी झूलेगी, थोड़ा रिस्क भी रहता है। तो इसलिए जब आप फॉग लैंप को ऑन करोगे तो नीचे का पोर्शन भी कवर हो जाएगा, रेंज अच्छी खासी निकल जाएगी। इसको कितनी गंदी चला लो 30 की तो ये तब भी दे देती है। उसकी सर्विस कॉस्टिंग क्या थी अपनी भाई? 1500 रुपए। 1500 रुपए, मतलब 6 महीने हुए हैं और एक इंश्योरेंस क्लेम भाई ऑलरेडी ले चुका है, जिसके हाँ। अंदर रेडिएटर कंडेंसर मेजर पार्ट्स हमारे रिप्लेस हो चुके हैं कि अगर ये एक बार और लगती है ऐसे, अब की बार उनमें डेफिनेटली क्रैक आ जाएगा और फिर वो वेल्ड होंगे, क्योंकि वो जो लेग है वो पूरी सपोर्ट वेल्ड रहती है। क्योंकि मेरी कार के अंदर जो नेग्लिजेंस हुई उसकी वजह से आपको पता है सस्पेंशन सेटअप चेंज कराया मैंने खुद अपनी कॉस्ट पे। भाई इसने निकाली 38.5 की एवरेज। सो हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। फ्रेम थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा और वीडियो का जो शूटिंग का स्टाइल है वो भी थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, क्योंकि अब थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है। माइक हमने यूज़ करा है इस बार, और साथ ही साथ जो हमारा कैमरा है वो हमने एक ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स कर रखा है। खैर एनीवेज, अब फ्रेम के अंदर आप लोगों को दिख रही होंगी दो वैगन आर। ये पर्टिकुलर मेरी है 3952 और ये 3810 जो है आपको पता होगा। खैर इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है नहीं, बट बुलाना चाहेंगे अवीर भाई की। आओ भाई, बढ़िया बढ़िया, आओ भाई। वीडियो में फॉर्मेलिटी के लिए हैंड शेक भी करना पड़ता है ना भाई, उसके तो सपोर्ट में भी खड़ा नहीं हो सकता। सपोर्ट में, हाँ गंदी हो रही है, गंदी काफ़ी हो रही है। हल्की सी ऑफ रोडिंग भी कल ज़्यादा होगी गाड़ी की, है ना? बहुत ज़्यादा हुई। खैर आज भाई हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, हम दोनों मिक्स ही करेंगे ज़्यादा। खैर इसकी तरफ ओरिएंटेड रहेगी वीडियो, बट साथ में ये गाड़ी भी है ताकि थोड़े थोड़े कंपैरिजंस भी हम बीच बीच में करते रहें। वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो इसको देखने के लिए इत्मीनान से बैठना और चाय पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक जो लेके बैठना अपना। तो भाई सबसे पहले आप बताओ कितना टाइम हो गया गाड़ी को, जो नए दर्शक है उनके लिए? 6 महीने हुए अभी इस गाड़ी को, लाइक 2 दिन पहले तो 6 महीने हुए बिल्कुल। अच्छा, और किलोमीटर रीडिंग की बात करें 16,000 समथिंग। 16,000 समथिंग हो गए हैं, ठीक है। एक ऑयल चेंज की अपनी सर्विस हो चुकी है इस गाड़ी की, है ना? हाँ जी, ठीक है। उसकी सर्विस कॉस्टिंग क्या थी अपनी भाई? 1500 रुपए। 1500 रुपए। उसके अंदर अपना ऑयल हुआ था, उसमें लाइक पार्ट्स हर चीज़ की कॉस्ट थी और बेसिक सर्विस थी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, बस लीवर फ्री थी अपनी। हाँ। एक ना कमेंट भी आया था तो एक बंदा कह रहा था यार 1500 रुपए की कहाँ से है सर्विस, लेकिन उन्होंने शायद कंप्लीट नहीं पढ़ा कि हम बात कर रहे थे फर्स्ट फ्री सर्विस की जो ऑयल चेंज की है। खैर ठीक है भाई। तो उसके बाद का मैं थोड़ा सा भाई जो मैं जान पा रहा हूँ पर्सनली आपसे मिलके कि भाई का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब ही होता जा रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। मतलब भाई गाड़ी की वजह से ना, मतलब हर चीज़ अच्छी है बट एक आध चीज़ ऐसी हो जाती है जिससे फिर थोड़ा ऐसा मन सा उतर जाता है ना। बट कोई नहीं भाई, वो तो चलता रहता है। वो सर इसकी भी नहीं, वो कोई और भी गाड़ी हो, इससे पिछली भी थी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो कोई ऐसा कुछ मेजर नहीं, लाइक गाड़ी की कमी नहीं है। गाड़ी की कमी नहीं है। तो भाई थोड़ा सा अपना दर्शकों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करो जो 2 दिन पहले आपके साथ हुआ है। भाई अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो अपना मेन जीटी रोड पे पूरा पानी भरा हुआ था। हाँ। तो अभी जो लोग पलवल टू फरीदा आते जाते उन्हें पता होगा, बघौला में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसमें जाम रहता है पूरा। तो मैं वहां से जाने की जगह मैं पृथला की साइड सर्विस लेन में आ गया भाई। सर्विस लेन में इतना पानी भरा हुआ है वहाँ पे। हाँ। अब मैं राइट साइड चल रहा था सर्विस लेन में, तो भाई क्या हो, मैं 20 पे भी नहीं था, पानी भर रहा था, तेज भी कैसे चलता मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 की स्पीड होगा, मैक्स टू मैक्स 15 कह रहा हूँ, उससे भी धीरे हो सकता है। अब भाई क्या हुआ, एकदम से गाड़ी धम करके नीचे गड्ढे में गई किसी में। अच्छा। और बहुत गंदी आवाज आई। और वो गड्ढा भी बड़ा ही था क्योंकि गाड़ी पूरी गई थी, ऐसा नहीं कि एक साइड से गई थी। समझ गया। अच्छी स्पीड में गई, मेरे को तो पूरा अंदाजा था। जैसी गाड़ी गई ना, सबसे पहले मेरा ख्याल ये था मैं रेडिएटर कंडेंसर में टूट गया, क्योंकि एक बार ऑलरेडी रिप्लेस हो चुके हैं इसके, तो थोड़ा वो डर था मेरे को इस चीज। मतलब 6 महीने हुए हैं और एक इंश्योरेंस क्लेम भाई ऑलरेडी ले चुका है, जिसके अंदर रेडिएटर कंडेंसर मेजर पार्ट्स हमारे रिप्लेस हो चुके हैं। तो सबसे पहला डर वो था, बट कुछ गाड़ी ने आवाज नहीं करी तो मैं चलता रहा क्योंकि पानी भर रहा था, रुकता भी कहाँ। मैंने सोचा मैं सीधा घर पहुंच के देखूंगा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। मैं फिर अपना घर पहुंचा, देखा तो फिर मैंने देखा इसमें ना जैसे नीचे 2 सपोर्ट आती है हर गाड़ी में, लेग होते हैं बेसिकली, जिनके बीच में रेडिएटर कंडेंसर अपना फिक्स होता है। ऐसे लगा लो, ऊपर से नीचे सीधी आई रहती है वो, बिल्कुल ऐसी लेग होती है, उनके बीच में रेडिएटर माउंट रहता है। तो क्या वो एक लेग ये बिल्कुल यहाँ होती है, जस्ट इसके पीछे, और एक यहाँ होती है। ठीक है। तो अब जैसे गाड़ी गई ना, ये वाली तो ज्यादा ही अंदर घुस गई। लेफ्ट वाली। और राइट वाली भी घुसी, बट कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम घुसी है। बट कुल मिला के सत्यानाश हो चुका था गाड़ी का। तो यहाँ से अब जैसे ये बम्पर उस चीज में माउंटेड रहता है,
तो ये पूरा अंदर घुस गया, यहाँ से बम्पर अंदर घुस गया, अंदर चला वहां से बम्पर अंदर घुस गया, यहाँ से बम्पर बाहर हो गया। हाँ। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो बम्पर बाहर से लटक रहा है, फोटो आपको ये स्क्रीन पे उसी दिख की जाएगी, देन मैं है। जिस चीज की बात कर रहा ये हूँ। सारी देन उसी की है। बाकी आपको gap। इसकी भी फोटो डाल देंगे हम, कि जैसे गड्ढे में गई ना, तो यहाँ जो निशान है भाई, ये बिल्कुल जैसे आपको दिख रहा होगा, अगर पता नहीं वहां से ये दिख रहा होगा या नहीं, मैं डाल दूंगा ये अभी फोटोज। बैठा हुआ है यहाँ से, हाँ। और ये जो पूरी खरोंच के निशान है ना यहाँ पे, एक बहुत ऐसे गहरे से निशान अच्छी है यहाँ खासी पे। रगड़ी है भाई ये। तो भाई ये लेटेस्ट इंसिडेंट था मेरा, ठीक है। जिसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा मूड सा खराब हुआ, क्योंकि भाई इससे पहले जो गाड़ी थी अल्ट्रोस थी हमारे पास भाई, उस गाड़ी के साथ क्या हुआ था, मैं गुड़गांव से आ रहा था, 100 की स्पीड पे, वो हाईवे की लिमिट 100 है, मैं 100 पे ही चल रहा था। अब रात का टाइम था भाई, 12-1 बज रहे होंगे, मैं फ्लाईओवर से नीचे उतर रहा था, शायद से जस्ट सोहना मेंटा करा, तो वहाँ एक ब्रेकर था, और वैसा छोटा नहीं, जिस सेक्टरों में लगाया रहता है प्लास्टिक के, प्रॉपर जो सीमेंट का बड़ा स्पीड ब्रेकर होता है। अब भाई मैं लगाऊं, वो स्पीड ब्रेकर वहां है ना, मुझे तब दिखा, लिटरली यहाँ पे दिखा, और उस पे कूद गई गाड़ी। हाँ, 100 की सीट पे गाड़ी उसमें कूद गई, और उसमें इससे भी गंदी आवाज आई थी, जैसे इसमें जो आई ना, उससे 10 गुना ज्यादा गंदी आवाज आई थी उसमें, जब गाड़ी कूदी थी। मेरे को पूरा भरोसा था, मैं कहा अभी मैं यहाँ से उतरूंगा और कुछ ना कुछ बिखरा ही पाएगा इसमें से, मेरे को पूरी उम्मीद थी कुछ टूटा पाएगा। भाई उस गाड़ी में खरोंच भी नहीं आई। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा की बिल्ड क्वालिटी का जो असर है वो दिख रहा है साफ साफ। तो भाई एक चीज है, गाड़ी ओवरऑल बहुत बढ़िया है, लाइक इंजन किस चीज के लिए लेते हैं हम, एवरेज के लिए लेते हैं। सुजुकी के तो देखो इंजन फेमस है, जापानीज इंजन। वो बात है कि बिल्ड क्वालिटी बहुत गंदी है, बिल्ड क्वालिटी ऐसा भी नहीं कि कोई और ठोक गया, अगर गाड़ी खुद भी लग रही है तो भी बहुत कमजोर है भाई ये। मतलब ये डे टू डे लाइफ में भी अपने जो मतलब छोटे छोटे बैरियर्स हैं उनसे प्रोटेक्ट नहीं हो पाती, बिल्कुल नहीं हो पाती। हाँ। तो फिर अब उसके बाद बात करते हैं कि ये काम आपने कराया, आफ्टर मार्केट कराया, थोड़ा सा लोकल इंडेंटर के पास आप ले गए, तो वो लेग बस पीछे से जैक वगैरह से लगा के सीधी कर दी, सीधी करी है। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल ठुकाई से या डेंटिंग से नॉर्मल वो इजीली ठीक हो गया। ठीक हो गया। कितना खर्चा आया भाई उसके अंदर? 500 रुपये लगे थे भाई। 500 रुपये लगे। ठीक है, आपने पलवल में कराया, आपने लोकल में। ठीक है, अब एक और चीज बताओ जो आपने बताई, उसने मैकेनिक ने आपसे क्या कही है? हाँ, उसने मेरे को ये बोला था कि अगर ये एक बार और लगती है ऐसे, अब की बार उनमें डेफिनेटली क्रैक आ जाएगा और फिर वो वेल्ड होंगे, क्योंकि वो जो लेग है वो पूरी सपोर्ट वेल्ड रहती है। वो ऐसा नहीं अगर नट बोल्ट से लगी रहती तो मैं खुद ही रिप्लेस करा देता तो कल उसे। मैंने पूछा था, मैं नट बोल्ट से लग रही है वेल्डेड है, कहता वेल्डेड है पूरी, तो फिर चेंज हो नहीं सकती। वो तो है ही। तो फिर वो तो भाई फिर लास्ट ऑप्शन है, अगर भगवान ना करे किसी दिन फिर लगे और ये टूट जाए तो फिर ये वेल्ड ही होगी, वेल्ड ही होगा। और फिर प्रेफरेबली हमें आफ्टर मार्केट की बजाय सुजुकी के वहीं जाना पड़ेगा। फिर तो मैं, अगर होता है ना, भगवान ना करे कभी हो भाई, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जैसे कराना ही पड़ेगा फिर, और स्पेशली जब मैं चला रहा हूँ तो और भी गंदा लगता है। हाँ यार, वो तो है ही। यार किसी की भी गाड़ी देखो, चाहे कैसी हो, कैसी बिल्ड क्वालिटी हो, कितनी पुरानी हो, भाई देखो अपनी गाड़ी अपनी होती है, और जब लगती है तो दुख देखो आता है भाई। जब 10 साल पुरानी भी हो जाए ना, हर जगह ठुकी पिटी हो, अगर एक नई खरोच में आती है ना तो भी दुख होता है। लोग कहते हैं यार इतनी पुरानी है, स्क्रैच लग गया, ऐसा नहीं होता, दुख होता है भाई। हाँ, तो कहने की बात यह है, देखो जब कोई चीज़ है, मान लो फॉर एग्जांपल आपका ड्राई डेंटिंग भी आप कराते हो अपनी गाड़ी में, सेम स्पॉट पे अगर दोबारा लगेगी ना, आप उसको दोबारा उसका ड्राई डेंट निकलवाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ ना कम हो जाती है। वैसे ही उसका केस है, अगर उसको एक बार दोबारा लगी तो फिर उसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगता है यार मारुति को बिल्ड क्वालिटी अपनी सुधारनी चाहिए। ये सेम इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ, आपके साथ तो खैर 2 बार हो गया, मेरे साथ एक बार हुआ था जब मेरी कार फुटपाथ के ऊपर चढ़ी थी, तो उसके अंदर भी ठीक ठाक डैमेज आ गया था कार के अंदर। और इंश्योरेंस की बात करें, क्लेम में अगर आप गाड़ी को दे रहे हो तो ऐसा नहीं है अंधे होके या फिर सीधा उनके सुपुर्द आपने कार को छोड़ दिया। भाई खुद भी ध्यान देना पड़ता है किस तरीके से काम होता है, क्योंकि मेरी कार के अंदर जो नेग्लिजेंस हुई उसकी वजह से आपको पता है सस्पेंशन सेटअप चेंज कराया मैंने खुद अपनी कॉस्ट पे। चलो खैर, अब बात करते हैं भाई जिसके लिए इस कार को परचेज करा जाता है, वो है भाई माइलेज और मेंटेनेंस। तो चलो छोड़ो, अभी नेक्स्ट सर्विस होगी उसकी बाद में बात करेंगे। फ्यूल एफिशिएंसी क्या मिल रही है भाई रियल लाइफ में आपको? भाई इसको कितनी गंदी चला लो, 30 की तो ये तब भी दे देती है। बिल्कुल, लाइक अभी ऑन एन एवरेज 7 किलो के आसपास गैस आती होगी, ठीक है, उससे ज़्यादा तो कभी नहीं आती। हाँ। और 200 किलोमीटर से ऊपर ही चलती है, 220 के अराउंड बड़े प्यार से चलती है एक टाइम पे। हाँ, ये विदेशी बता रहे हो आप? हाँ, एसी पूरा टाइम, अभी यही मौसम एसी चलता है, चलता है यार, ह्यूमिड है। तो आपकी बेसिकली जो रनिंग है मेरे हिसाब से 80-85% हाईवे की है। हाँ, 80-85% हाईवे की है, तो ये ऑलमोस्ट आप हाईवे रनिंग के अंदर मान सकते हो इसकी। अगर आप थोड़ा खींच के भी चलाते हो, ओवरटेकिंग भी करते हो, थोड़ा रैश भी चलाते हो, तो ये गाड़ी आपको मिनिमम 30 की एवरेज देगी बड़े प्यार से। और इसके अंदर आपके 2 जने चलते हो मेरे हिसाब से? हाँ, हम 2 जने चलते हो, ठीक है। और कभी आपने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाई है? हाँ, खूब चलाई है भाई। उसमें क्या एवरेज आई थी भाई? भाई लाइक ऐसा नहीं है कि कंप्लीट रनिंग उसमें रहती है, बट हाँ लाइक वो है कि वही पलवल टू फरीदाबाद आता हूँ तो बीच में बघोला में बहुत जाम लगता है, घंटे भर का जाम लग जाता है वहाँ पे। स्टार्ट रहती है वहाँ पे गाड़ी हाँ, एसी में। तो उसमें भी मैंने देखा है लाइक अगर बहुत ज्यादा जाम में भी चल रही, लाइक लगा लो 2 दिन चलता है मेरा सीएनजी टैंक, उससे ज्यादा नहीं चलता मेरी रनिंग। 100 तो चल जाती है एक दिन में, 100 दिन की मेरी चल जाती है।
तो जितना मैंने देखा है उसमें भी ना इसने 25 से 26 की तब भी निकाली थी, अगर अच्छा। बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ट्रैफिक में चल रही है उसके बाद भी। ठीक है। तो मतलब ओवरऑल हम बात करें, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, देखो दोनों गाड़ियों को साथ में लाने का मेन रीज़न यही है कि आपने भाई की जो चीज़ जानी, अब वही सेम चीज़ मैं बताता हूँ आपको। भाई मेरी, तेरे को पता है मेरी लोकल में चलती है घर के वहाँ पे, मेरे वहाँ ट्रैफिक रहता है, मैं घर के वहाँ कभी दूध लेने चला गया, कभी किसी काम से चला गया लोकल में, तो मेरी 90% आप सिटी की रनिंग मान सकते हो, 10% उसमें हाईवे की होगी। भाई मेरी कार जो देती है लोकल में 25 to 26 देती है, जो भाई ने एग्जैक्ट फिगर्स बताए वही सेम मेरी में मेरे को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं भाई हाईवे की माइलेज के बारे में। मैं अभी रिसेंट में भाई इसको राजस्थान लेके गया था फैमिली ट्रिप पे, 5 जने थे हम कार के अंदर, और फुली लोडेड थी, डिग्गी के अंदर भी सामान था, इसके अंदर बूट स्पेस ठीक ठाक है, सामान आ जाता है, एसी पूरा टाइम ऑन था, और मेरी प्योरली हाईवे की रनिंग थी। उसके अंदर एक पैच ऐसा था जहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा हमने कार को स्टार्ट करके थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया था, और साथ में एक पॉइंट पे थोड़ा सा ट्रैफिक भी था। मैंने कार को चलाया 300 वन साइड, यहाँ से मैं जयपुर से थोड़ा सा आगे खाटू श्याम जी आपको पता होगा, बहुत फेमस जगह है, वहाँ मैं गया, वहाँ से वापस आया। भाई तू गैस कर कितनी एवरेज इसने निकाली होगी? 32 भाई इसने निकाली 38.5 की एवरेज। 38.5, जो कंपनी क्लेम 34.5 से भी ऊपर है। अब ऐसा नहीं है मैंने माइलेज ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से कार को चलाया था, उस तरीके से कार को चलाया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कार भाई जो मैंने स्पीड मेंटेन करी ना, मैंने मेंटेन करी थी भाई 90 से 120 की रेंज में, किसी किसी पॉइंट पे मैं इसको 140 भी ले गया। हाँ, सब कुछ चेक करा अच्छे से, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था यार इस ट्रिप पे इस कार को ले जाने का, कि अभी सर्विस हुई है, थोड़ा इसके अंदर खर्चा ठीक ठाक करा है, तो इसकी एवरेज एक बार चेक करी जाए। तो हाईवे पे भाई इसने ऑलमोस्ट 6.5 किलो गैस के अंदर, 6.5 से 7 किलो गैस के अंदर ये ऑलमोस्ट भाई 260-265 किलोमीटर चल गई थी भाई। तो वहाँ पर भाई थी, वहाँ से फरीदाबाद आके रुकी है। वही तो पॉइंट है इस गाड़ी का। इस गाड़ी का पर्पस ही वो है। हाँ, तो एवरेज के मामले में देखो यार, ये कहीं से आपको निराश नहीं करेगी मेरे हिसाब से। अब भाई नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, वो है भाई थोड़ा सा इस कार के ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में, जहाँ पे मेरे को तो थोड़ी बहुत शिकायत है, बट मेरे से थोड़ी सी कम आपको होनी चाहिए, क्योंकि इस कार के अंदर अभी आपका ESP वगैरह आता है। भाई बताओ कैसा आपका ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में कहना है? भाई ड्राइविंग डायनेमिक्स देखो, ये तो नहीं कहता कि बुरे हैं, बट हाँ आपको वो है कि आप जैसे चलाओगे तो आपको आदत भी पड़ जाती है फिर गाड़ी की, आप गाड़ी को उसके हिसाब से चलाते हो, गाड़ी जैसे रिस्पॉन्ड करती है। अब इसका क्या है ना, झूलती तो है थोड़ी बहुत, अगर मैं 80-90 की सीट झटके से मारूंगा तो झूलेगी, थोड़ा रिस्क भी रहता है। और फिर इसका टायर भी भाई एकदम साइकिल के टायर इतने पतले से टायर है, 155 सेक्शन है, कुछ भी नहीं होता। R13। हाँ, तो भाई थोड़ा सा लाइक डर तो रहता है मेरे को कि ज्यादा स्पीड में भी चलाऊंगा, जैसे बारिश के मौसम चल रहा है ना, मेरे को तो भी थोड़ा सा डर रहता है कि यार फिसल ना जाए टाइप चीज, क्योंकि मेरे को बस भरोसा सा नहीं होता इतना ज्यादा कि इतनी चिपक के चलेगी। क्योंकि इसकी पता क्या चीज है, अगर मान लो मैं इसको 80 स्पीड पे चल रहा हूँ, मेरे साइड से कोई ट्रक अगर उस पे चला गया, 100 पे चला गया, 110 कितने पे भी चला गया ना मेरे साइड से, उसके विंडो ब्लास्ट से गाड़ी साइड में खिसक जाती है। वो सारे पैसेंजर्स को अंदर फील हो जाता है लिटरली। वो ये गाड़ी लिटरल चलती गाड़ी साइड में से खिसक जाएगी, इतनी हल्की है ये। मजाक सही कह रहा है भाई। तो वो तो चलो बिल्ड की बात है, इसकी बिल्ड हल्की है, उस वजह से थोड़ा सा इसकी स्टेबिलिटी उसी तो है। अब हल्की है ना तो चिपक के नहीं चल पा रही, और फिर टायर भी इन्होंने ज्यादा चौड़े नहीं दे रखे ना, तो ये ड्राइविंग डायनेमिक्स मतलब ऐसा आपको सेफ फील नहीं कराएगी ड्राइविंग के टाइम पे, बट हाँ आपके एक नॉर्मल वाली काम कर देगी, रोज की आपकी रनिंग का, जैसे मेरी अप डाउन है, रोज का वो वाला काम कर देती है। उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती, स्टीयरिंग वगैरह इतना हार्ड नहीं है, बहुत मामूली सा आपको हो सकता है। अगर आप Hyundai वगैरह की गाड़ी से आ रहे हो तो ही हार्ड लगेगा, अगर मारुति वगैरह चला के आ रहे हो तो वही सेम नॉर्मल से इम्प्रूव्ड होगा, पुरानी सी आ रही होगी तो हाँ उतना ही है। और बाकी और तो क्या होता है, ब्रेकिंग वगैरह ड्राइविंग के मामले में, ब्रेकिंग मेरे को इस गाड़ी की जनरली बहुत बढ़िया लगती है। अल्ट्रोस थी उससे भी लाख गुना अच्छी ब्रेकिंग लगती है मेरे को इस गाड़ी की, इतनी झटके से रुक जाती है। वेट कम है, और कंपनी के देखो पार्ट्स तो देखो, मारुति के बिल्ड क्वालिटी को अगर हम छोड़ें, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना बहुत अच्छी क्वालिटी के, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं, चाहे हम इंजन पार्ट्स की बात करें या फिर हम ब्रेकिंग की बात करें। खैर मैं थोड़ा सा ड्राइविंग डायनेमिक्स के मामले में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। भाई जो 13 इंच के टायर्स है ना, इसके साथ में अगर आप सेम, जैसे हमारा फ्रेंड है मयंक है, उसके पास है R14 यानी हाँ वैगनआर, उसके पास है VXI CNG, तो उसकी कार जब मैं ड्राइव करता हूँ ना भाई, बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है भाई दोनों गाड़ियों की ड्राइविंग में। वो कार मतलब लिटरली बहुत चिपक के चलती है इसके कंपैरिजन में। तो थोड़ा सा देखो टायर्स का तो फ़र्क है, प्लस एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बिल्ड क्वालिटी हल्की है, सिर्फ ये फैक्टर नहीं है, मेन बात ये है कि कंपनी देखो इससे पहले जो वैगनआर आती थी वो थोड़ी सी पतली थी, वो इतनी चौड़ी नहीं थी, इसकी विड्थ बढ़ गई, लेकिन फिर भी इसका जो बॉडी रोल है ना इतना कंटेन नहीं हो पाया आपकी। चलो बिल्ड की बात होगी भाई, थोड़ा फ्रेम में आ जा, मेरे को ऐसा लग रहा है शायद तो हो सकता है फ्रेम से आउट हो रहा हो, आ जा यहीं आ जा, सामने इस वाले के सामने आ रही है। ठीक है, तो ये तो होगी बिल्ड क्वालिटी की बात, थोड़ा सा ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में।
माइलेज भी हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट है भाई इसका हेडलाइट का थ्रो। तो पहले भाई मेरे को बताइए स्टॉक हेडलैम्प सेटअप के साथ में। भाई स्टॉक के अगर सिर्फ हेडलैम्प्स, जैसे फॉग लैंप आती नहीं बेस मॉडल में, स्टॉक के साथ तो फिर बेकार ही है, अच्छा भी नहीं है, बेकार ही। अगर आप फॉग लैंप लगाओगे तो हाँ आप काम चला सकते हो। हाँ। अगर रात में ज्यादा रहेंगे तो नहीं चलेगा। अब जैसे कभी कभार चल जाए, जैसे मेरा था कि मैं कभी कभार जाता था, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। स्टॉक का तो यही हिसाब, स्टॉक का ही है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी जो नोटिस करा था, मैंने ऑलमोस्ट इस कार को 6 से 7 महीने स्टॉक सेटअप पे चलाया था, फॉग लैंप्स और हेडलैम्प्स के साथ में, हैलोजन पे। तो उसके अंदर क्या था कि अगर मैं बिना फॉग लैंप के खाली हेडलैम्प पे चला रहा हूँ तो नीचे का कुछ पोर्शन ना गायब हो जाता है। तो उस चक्कर में क्या पोर्ट होल वगैरह अगर आपको कई बार ना दिख नहीं पाते हैं, तो इसलिए जब आप फॉग लैंप को ऑन करोगे तो नीचे का पोर्शन भी कवर हो जाएगा, रेंज अच्छी खासी निकल जाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं भाई अपग्रेड्स की। क्या अपग्रेड करा रखा है भाई आपने इसमें? भाई इसमें ऊपर तो अजूम की 90 वोट की एलईडी, मतलब टोटल 180 वोट की लगी हुई है, और नीचे भी अजूम की 75 वोट की, मतलब टोटल 150 वोट की वो लगी हुई है। ठीक है, इनके साथ तो मजा सा आ जाता है, वे देख लो दिन करके चलती है। अब जैसे रात में चलाता हूँ ना, मैं अभी थोड़े टाइम पहले वहाँ गया था KMP के थ्रू पंचगांव, तो भाई वहाँ तो मजा आया था, एक एक गड्ढा इतना तगड़ा दिख रहा था। तो इनके साथ तो हेडलैम्प रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है। हाँ, और दूर तक जैसे अगर हाई बीम पे चलाता होगा तो रिफ्लेक्टर्स वगैरह बढ़िया अच्छी रेंज आती निकल के। इसी के साथ बात करते हैं मेरी कार के सेटअप के बारे में। भाई इसके अंदर पहले मैंने यूज़ करी थी जो ओसराम की एलईडीज आती हैं आपकी 25 वोट, यानी टोटल 50 वोट हेडलैम्प में, और सेम 50 वोट आपका फॉग लैंप में। अब फिर मेरे को कुछ टाइम बाद ऐसा फील हुआ, हल्की सी मेरे को ना ब्राइटनेस उसकी कम लगी, तो मैंने फिर इसके अंदर अभी रिसेंट में अपग्रेड कराया। 160 वोट ओसराम की रिसेंट में लॉन्च हुई है, स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी आपको, तो वो मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करी है हेडलैम्प में। फॉग लैंप के अंदर अभी वही चल रहे हैं, और भाई दिन निकाल दिया भाई हेडलैम्प्स ने, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पहले जूम की तरफ ही जा रहा था, बट हाँ मेरे को इन पे अच्छी डील मिल गई, ऑलमोस्ट अंडर 5000 मेरे को मिल गई, तो मैंने इनको परचेज कर लिया। भाई उसी के साथ बता थोड़ी कॉस्टिंग कितनी है, कितना स्पेंड करा आपने इन पे? भाई ये तो अप्रोक्सीमेटली 12,000 के आसपास तो वो थे खाली हेडलैम्प वाले। और वो फॉग लैम्प वाले शायद 7 या 6 के आसपास थे, क्योंकि वो फॉग लैम्प वाले लिए अल्ट्रॉस के लिए थे, बट उसमें सक्सेसफुल नहीं, पता नहीं वो लोड नहीं ले पाई, वो बंद हो रहे थे ना, कट हो रहे थे। हाँ, वो बार बार कट हो रहे थे। जैसे आप चलाओगे तो 2 सेकंड को जलेंगे, झट बंद हो जाएंगे। और जैसे उसमें वो आता था, अरे वो टायर मोड़ने वाला कौन सा होता था यार, कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स आते थे, तो वो भी नहीं चलते थे। तो ये रखे हुए थे, तो कुछ 1.5-2 साल से रखे हुए थे हमारे पास, तो ये अब लगाई, इसमें परफेक्ट चल रहे हैं। ये तो मेरे हिसाब से 6-7 के आसपास के थे। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल 20,000 के आसपास आपने स्पेंड कर दिया फ्रंट के हेडलैम्प में इसमें, हो सकता है। और इतना ही बात करूँ ऑलमोस्ट मैंने स्पेंड कर दिया। हाँ, तो वही यार, देखो शौक की बात है, साथ ही साथ नीड भी होती है। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जैसे अच्छे ब्रांड्स हैं उनकी तरफ ही आप मतलब स्पेंड करो अपनी हार्ड एंड मनी को, क्योंकि मैंने देखा यार, देखो बहुत सारे लोग हैं, अपना मयंक है उसने भी लगवाई थी भाई, चाइनीज एलईडी लगवाई थी, और उसकी में दिक्कतें आ गई थी, काफ़ी आ गई थी प्रॉब्लम। तो एक अच्छे ब्रांड की तरफ स्पेंड करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ये तो होगी हेडलैम्प के बारे में। अब बात करते हैं भाई थोड़ा सा एक और चीज़ के बारे में, वो है भाई इसका राइड क्वालिटी, सस्पेंशन सेटअप के बारे में, उसका बताओ थोड़ा सा। भाई सस्पेंशन सॉफ्टर साइड पे सॉफ्टर है, बट पता नहीं क्यों लगता नहीं है यार वो, कि मतलब लाइक देखो, गाड़ी गड्ढे में जाती है ना तो स्टिफ नहीं फील होती, ठीक, बट पता नहीं क्यों ये गड्ढे एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती। सेम प्रॉब्लम मतलब फील होता है, अगर सॉफ्ट है तो फील नहीं हो जाने, अगर सॉफ्ट है तो आपके सस्पेंशन को झेल लेना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए। बट पता नहीं क्यों इसका सॉफ्ट भी है, पर तब भी सारी एक गड्ढा अंदर आता है। और एक चीज और है, पता है क्या, जैसे तुम उतारते हो किसी ब्रेकर से या गड्ढे से, तो भाई आगे से उछलती है गाड़ी। हाँ, ऐसा लगता है इंजन उछल रहा है, क्या हो रहा है, स्पीड ब्रेकर से उतारी ऐसे नीचे गई, भड़ो ऐसे होगी, फिर पीछे से पीछे भी सेम होगी, बाउंस मारती है। हाँ, और ये मत कहना कि सस्पेंशन खराब है इसलिए होता है, भाई ये नई गाड़ी से ही होता रहा है, ये इसका सस्पेंशन ऐसे ही है। और मैं इसके अभी चेंज करा चुका हूं, मैं सोच रहा था यार मेरी के और सॉफ्ट हो जाएंगे, मेरी के मेरे को ऐसा लग रहा है नए सस्पेंशन और हार्ड है। अगर हल्की सी भी, जैसे मान लो अगर आपने 10 की स्पीड पे भी उतारी ना, तो झटका आपको फील होगा। अगर ऐसा है कि बिल्कुल ही छुई मुई की तरह उतार रहे हो 2-4 की स्पीड पे, तो नहीं होगा, फिर तो किसी भी गाड़ी में कर लो होगा ही नहीं। हाँ, और एक चीज है, अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लो अंडुलेशन वाला एरिया जहाँ पे थोड़ा सा गड्ढे वड्ढे हैं, वहाँ पे ऐसे झूले मारेगी जैसे बहुत सॉफ्ट है, वो बहुत होता है वो। तो इसका सस्पेंशन भाई मेरे को तो समझ में आया नहीं है, बिल्कुल नहीं आया। और ऊपर से एक चीज और, ट्रैवल ना के बराबर है। हाँ, हर छोटे से छोटे गड्ढे पे बिल्कुल लाइक वो बम्प स्टॉप से आ जाते हैं इसके, और बॉटम आउट हो जाता है सस्पेंशन पूरा। और वैसे बात करें, वैसे फेंडर में इतनी जगह दे रखी है, भर भर के फेंडर बढ़ा रखे, तो प्रैक्टिकलिटी भाई मेरे को लगता है मारुति को ना इसके सस्पेंशन में थोड़ा सा काम करना चाहिए। और साथ ही साथ देखो, इन्होंने, पता है तेरे को शायद याद हो, पुराने टाइम पे बलिनो आई थी ना जब नई 2016 में, उसके सस्पेंशन में बहुत शिकायतें यही वाली, और कंपनी ने पूरा सेटअप चेंज करके दिया था। ऑलमोस्ट 2020 तक सारी गाड़ियों को, चाहे आउट ऑफ वारंटी भी है,
जो फिर बाद में फेसलिफ्ट आया था उसके अंदर बढ़िया सस्पेंशन थे। तो मेरे को लगता है यार कंपनी को ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ना जो पुराने कस्टमर्स है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अब इस गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग जो है वो रिसेंटर हो रहा है, इसके अंदर सेल्फ रिसेंटरिंग वाली मोटर इसके अंदर डल गई स्टीयरिंग कॉलम में। मेरी वाली है उसके अंदर नहीं है, अगर थोड़ी स्पीड ठीक होगी तो वापस आ जाएगा, स्लो स्पीड पे भाई नहीं आता, अटका रह जाता है। तो जो पहले मारुति ने करा था फ्री ऑफ कॉस्ट स्टीयरिंग कॉलम्स रिप्लेस करे थे। मेरी अगर ये वीडियो जा रही है हायर अथॉरिटीज़ तक, थोड़ा सा यही रिक्वेस्ट है यार, इनका भी ध्यान रखो। मेरी तो 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी में है, 2 साल अभी बचे हुए हैं, भाई करवाओ थोड़ा सा, क्योंकि पुराने कस्टमर्स का आप ध्यान रखोगे तभी वो आपके तो पास दोबारा आएंगे सेम आपके प्रोडक्ट्स लेने। तो खैर सस्पेंशन मतलब ओवरऑल नहीं समझ में आया, बिल्कुल थर्ड क्लास है मेरे हिसाब से, बेकार है। हाँ अब थोड़ा सा यार देख एक चीज़ और है, अब तू बात कर रहा है ना जैसे कि हमने बात करी फेंडर लाइनिंग के गैप की, अगर ज़्यादा जने, मैंने 5 जने बिठाए थे भाई, ऐसा कुछ भी मेरे को फील नहीं हुआ हालांकि कि गाड़ी कहीं से लग रही है, अड़ रही है। यहीं पे Hyundai की नियोस भी थी मेरे पास, तूने भी चलाई होगी भाई, वो गाड़ी लिटरली जमीन छू जाती है। हाँ ये है कि ये बैठती नहीं है, ये बैठती नहीं है, ये बैठती नहीं है, लोड कितना वजन रख लो गाड़ी बैठती हुई मैंने कभी नहीं देखी। तुम 6 जने भी बिठा लो, मैंने 6 के साथ भी चलाई, ये बैठेगी नहीं, बैठती नहीं है। जैसे आप किया वो सेल्टोस क्रेटा भी देखोगे ना, उनका टायर ऐसे व्हील वेल के अंदर घुस जाता है पूरा, और वो रगड़ता है प्रॉपर। हाँ इसमें नहीं होता कुछ भी, बैठती नहीं है। ये ज्यादा अभी जैसे क्या है पीछे थोड़ी सी उठी हुई है, हाँ। तब क्या होगा लेवल हो जाएगी, बट नीचे नहीं जाएगी कभी। हाँ। और एक चीज और मैंने फील करी है, ये शायद भाई तूने, खैर तू तो अभी लंबी ट्रिप पे लेके नहीं गया, आगरा लेके गया इसको? नहीं एक बार भी नहीं। जाएगी उम्मीद है कुछ शायद, हाँ जाएगी। चलो तो मैं लेके गया ना इसको ट्रिप पे भाई, जैसे ज्यादा जने बैठे थे, फुल लोड पे थी गाड़ी, इतनी चिपक के चल रही थी, हाई स्पीड भी मैंने करी, कॉर्नरिंग भी करी, कॉन्फिडेंस मेरे को फील हुआ चलाने में, मैंने कटिंग भी करी, बट थोड़ा सा इसके जो टायर्स हैं वहाँ पे हल्का सा मेरे को मतलब मैंने फिर ज़्यादा नहीं करी भाई छेड़छाड़ की, मैं कि यार देखो फैमिली के साथ है, ज़्यादा हाँ उलट नहीं करना चाहिए। यार एक चीज़ है लाइक वो चीज़ तो चलो ठीक है कि हाँ गाड़ी में लोड बढ़ा, थोड़ी स्टेबल सही चल रही थी, हाँ, बट भाई फिर ये दब जाती है बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में कह रहा है। हाँ बहुत ज्यादा दब जाती है भाई। मैं मतलब अगर 2 की जगह 3 भी बंदे कर रहे हो ना इसमें, मेरे को फील होता है वो डिफरेंस कि यार ये बहुत ज्यादा दब रही है अब। मतलब अभी ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि अभी कोई सुपर फास्ट है, कोई सुपर कार है कि 80 से 100 बिल्कुल सेकंड भर में चढ़ जाएगी। अब जैसे मैं 80 पे चलता हूँ, मान लो मेरे को ओवरटेक करना है, मेरे को 90 तक जाना है, मेरे को 100 तक जाना है, तो भाई अभी ठीक है, मेरे को पता है इतनी देर में जाएगी। अगर मेरे साथ 4 बंदे बैठे हैं ना तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तेरे को ओवरटेक करने में भी सोचना मेरे को बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, अभी भी सोचना पड़ता है, बट हाँ अब मेरे को थोड़ा सा अंदाजा है तो मैं कर लेता हूँ कि हाँ अगर मैं एकला हूँ या 2 बंदे हैं आराम से निकल जाएगी। 2 बंदों तक कोई फर्क नहीं पड़ता इंजन पे, जैसे तीसरा ऐड होगा ना ये मर सी जाती है भाई साहब, गाड़ी पिकअप नहीं आता बिल्कुल भी, ओवरटेक नहीं कर पाता मैं। 2-3 चीजों का फैक्टर है। सबसे पहला तो ये है कि पेट्रोल से सीएनजी पे शिफ्ट हो जाती है, ऑलमोस्ट 10 से 12 bhp का वहाँ पे लॉस है। और बात करें जब एसी ऑन होता है कोई भी पेट्रोल कार है, पहले बात तो इसका इंजन ही बहुत छोटा है, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 30% का और पावर लॉस हो जाता है, कंप्रेसर लोड ले जाता है। तो उसके अंदर फिर ऐसा भी लगता है कि जब आपकी कार फॉर एग्जांपल कंप्रेसर कट ऑफ होता रहता है टाइम टू टाइम, भाई उसके अंदर तेरे को जर्क भी फील होगा इसके अंदर। तो वही है कि एक तो सीएनजी का लोड प्लस कंप्रेसर का लोड प्लस बात करें साथ में ज़्यादा बंदों का लोड, तो गाड़ी थोड़ी सी दब जाती है, मैंने फील करा था। बट हाँ हाईवे पे अगर ऐसा तू कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है फिर तुम ओवरटेक कर रहे हो सेम ही उसमें, तो इतना आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ सिटी टू सिटी में आप चलाओगे तो आपको फील जरूर से हो जाएगा ज़्यादा जनों के साथ कि हाँ भाई गाड़ी लोड ले रही है, कांस्टेंट ही चलते रहते तो इतना यूज ही नहीं होता उस चीज़ का। हाँ उस पॉइंट पे आपको ऐसा कोई दिक्कत फील नहीं होगी। ठीक है ये बात होगी। अब थोड़ा सा मैं तेरे साथ ना सर्विस कॉस्टिंग मतलब मैं शेयर करना चाहूँगा अपनी कार की, क्योंकि मेरी की ठीक ठाक सर्विसेज हो चुकी है। अभी रिसेंट में इसकी मैं 50,000 किलोमीटर की जो PMS पेड सर्विस है वो करा के आया हूँ भाई। इसके अंदर जो कंपनी में मैं पे करके आया हूँ वो है ऑलमोस्ट आपके 5500-5600 रुपये, और बाहर जो मैंने स्पेंड करे ऑलमोस्ट 3000 रुपये और स्पेंड करे। बाहर किस चीज़ पे करे भाई? ब्रेक पैड वगैरह भी तो काउंट करेगा। सर्विस तो कंपनी में क्यों नहीं करा है यार? कंपनी में इसलिए नहीं करा है, एक तो कंपनी में ना लेबर कॉस्टिंग जो है ना ये बहुत मारती है इंसान को। अच्छा। अब ब्रेक पैड ऐसी चीज़ है यार, देखो मारुति ना ज़्यादा कोई मतलब कोई भी चेंज कर लेता है आराम से, हम चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं। कितने के आए थे ब्रेक पैड? ब्रेक पैड भाई 1100 रुपये के बाहर से। हाँ। अब इसमें एक चीज़ और बताओ, अब जैसे मारुति वालों का वो मैंने खूब देखा है कि वो गाड़ी के नाम के हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ा देते हैं। तो तुमने वैगनआर के नाम से लिए थे, कौन सी गाड़ी के नाम? मैंने इको के नाम से लिए थे। अच्छा। अगर वैगनआर के लेते तो महंगे आते हो? 1750। लो भाई 650 रुपये का डिफरेंस। हाँ और फिर लेबर कितनी लगी? लेबर भाई मैंने दिए थे 600 रुपये, लेकिन मैंने दिए थे 600 रुपये, और मैंने 700 रुपये दिए थे जिसके अंदर हमारी डिस्क टर्निंग भी हुई थी, क्योंकि डिस्क के ऊपर लाइनिंग आ गई थी तो लेथ मशीन के ऊपर जाके उसकी सरफेस को प्लेन करा गया। इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी ब्रेक पैडल जिडरिंग की, मतलब ब्रेक में प्रेस करा था गाड़ी ऐसे ऐसे हो रही थी, जो कि तेरी ऑल्ट्रोज में था वो। हाँ तो वो फिर मैंने उन्होंने कहा आप इस बार पॉलिशिंग करा लो, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप मेरे को इसको चेंज करा लेना। कितनी बच रही होगी उनकी भाई? उनकी डिस्क की थिकनेस कितनी बच रही होगी? डिस्क की थिकनेस जो कंपनी रिकमेंडेड है जो पहले से स्टॉक में आती है वो ऑलमोस्ट 22 से 23 mm आती है मेरे हिसाब से।
नई की, हाँ। और आफ्टर स्मूदनिंग इसकी 21.5 के आसपास है, और मिनिमम उसके ऊपर लिखी हुई है वो है 19 mm के आसपास। अच्छा। तो बची हुई है ठीक ठाक इसके अंदर। तो अभी कितना चल जाएगी? अभी तो मेरे हिसाब से अभी 40-50 तो ये हाँ और मतलब खींच 90,000 किलोमीटर चल जाएगी आराम से। और डिस्क फिर मैं चेंज कराऊंगा। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेयर पार्ट्स की कॉस्टिंग के बारे में यहीं पे। हाँ, मयंक ने कराई थी ना डिस्क। मयंक ने अभी चेंज कराई, जो मेरा फ्रेंड है। वो शायद 900 रुपए की डिस्क थी भाई उसकी डिस्क थी 850 रुपए की, उसको हाँ। जबकि प्रिंट पे दी है किसी ने। 900 रुपए की डिस्क, हाँ। पैड नहीं, डिस्क। डिस्क रोटर, जो डिस्क आती जब प्रॉपर। मैंने उसकी वीडियो देखी ना, मैं खुद ऐसा, जैसे उसने दिखाया ना डिब्बे पे प्राइस, हाँ। मैं कही 1850 है, 850 है, मेरी समझ नहीं आया। 850। वो 850, मैंने ध्यान से जूम करके देखा 850, मतलब इतनी 850 सस्ती है। डिस्क कैसे है इसकी? और उसको जबकि प्रिंट में मिली थी, उसके ऊपर 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलमोस्ट आपकी वही 1500 रुपए में 2 डिस्क आ जाएंगी। 1000 रुपए के आपके ब्रेक पैड आ जाएंगे, पैड आ गए, 2500। और ठीक है, 500 रुपए की दे दो। 500 तो नहीं, चलो 1000 लगा लो, डिस्क बदल रही है तो मतलब 3-3.5 नहीं खैर 1000 तो नहीं, हाँ पर 1000 तो मैक्सिमम कर ले, कोई बात नहीं। कैलिपर ग्रीसिंग वगैरह सब कुछ मिला के मतलब 3000 रुपए में आपका काम हो जाएगा, कहने की बात है। तो इजी टू मेंटेन तो है अगर बाहर से कराते हो कुछ चीजें। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही थी तो सोचा मैंने इसको 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर दूं। इससे जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो आपको सेकंड पार्ट ही देखने को मिलेगी। बाकी इस बार टोटल डिफरेंट कैमरा एंगल है, और साथ ही साथ बात करें माइक्रोफोन का भी हमने इस बार इस्तेमाल करा है। तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन के थ्रू आप लोग फीडबैक दे सकते हैं किस प्रकार का आपको वीडियो फ्रेम लगा, वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी। बाकी बात करें जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रह सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द फर्स्ट पार्ट। मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में।